टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इस तरह से मुलाकात हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में हूँ आज। बहुत बार चाह करके मैं नहीं आ पाए थे बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई डिपार्टमेंटल वर्क, सो सॉरी फॉर दैट। So आज I'm going to start. I hope you are having the syllabus with you all. I was about to teach rural sociology और मुझे लगता है कि उसमें मैंने जब तक मैंने कहा था अभिषेक सर को कि 2 यूनिट आप पढ़ाई जब तक शुरू कीजिए, दैट वाज यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो आई थिंक ही हैज स्टार्टेड द क्लास नो ऑफ दिस पेपर, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. Yeah. So unit third, I'm going to start. I'll start today the unit third, and that is that paper. That topic is caste and class in rural setup. What is one? You have to study about the caste system. ये caste system क्या है और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ जाति का बहुत ज्यादा महत्व है, isn't it? है ना? So ये बताइए कि what do you know about जाति? What is जाति? जाति है क्या चीज? किसे कहते हैं जाति? कौन बताएगा मुझे? कुछ हल्का सा ब्रीफ मुझे करें। व्हाट डू यू मीन अबाउट जाति, या व्हाट डू यू नो जाति अबाउट जाति? फिक्स सोशल ग्रुप पता है है। मैम। बोलो कौन बोल रहा हम्म। पता है मैम। यस यस बताइए, कम ऑन गो अहेड। ये देख रहे क्या हो रहा मैम, है। हाँ हाँ। कास्ट कास्ट एक क्लोज सोशल ग्रुप होता है जहाँ सोशल मोबिलिटी बहुत कम पाया जाता है। जैसे वी कैन नॉट गो अप इन अपवर्ड, लाइक वर्टिकल मोबिलिटी तो होता ही नहीं है। और कास्ट सिस्टम जो है वो बेसिकली वर्ण सिस्टम के आगे बढ़ता हुआ स्वरूप है। जैसे वर्ण में फिक्स था, जैसे कि वर्णाश्रम के ऊपर, और आगे चल के जब ये और भी ज्यादा स्क्यूड फॉर्म ले लिया हाँ। और स्पेशली बिजनेस स्क्यूड हो गया, तब ये कास्ट जैसा एक एक मतलब ये कल्चर फॉर्म हो गया सोसाइटी में, जो भीतर छोटा छोटा ग्रुप के रूप में पाया जाता है। ओके। जहाँ तो ये राजा बाबू हैं। हु इज राजा बाबू? आई वांट टू सी यू। फिर मैं बोल दूंगी, सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, मैं भी अपना म्यूट कर लूंगी। यस ठीक है। हाँ ठीक है ना, अब आप लोग म्यूट कर सकते हैं, कर लीजिए म्यूट, जैसा भी हो, नो प्रॉब्लम, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वो कर लीजिए। सो मैं जब शुरू करती हूँ आज का पेपर, ये जो कास्ट एंड क्लास, पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट यू मीन बाय इंडियन कास्ट सिस्टम। ये भारतीय जाति प्रथा क्या है और क्या। यस अभिषेक, यू वांट टू से समथिंग? आपका माइक नहीं आ रहा, आई कांट लिसन योर वॉइस। रमेश ज्वाइन करना चाह रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। देख मैं कर रही हूँ पर पता नहीं यहाँ से हो नहीं रहा, आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग बट आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। बुला तो अल्तमश को जरा भेजो तो, सॉरी, क्योंकि आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन ये, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। एक बार खोल के बैठ जाए तो जो बेसिक सिस्टम मुझे पता। देखो बेटा ये नहीं हो, ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं बट वो नहीं रहा, करो तो इसको कैसे हो? व्हाट इज द सिस्टम? एडमिट ऑल कर दो। हाँ चल, मीठी कर दो, मेरे को भी सबको कर दो, मुझे लगता है मुझे कर दो। जवाब हाँ चलो चलो ओके, अब हो गए ना ज्वाइन वो लोग? तो भारतीय जाति प्रथा कहते हैं कि ये जो है अपने अपनी तरह की एक विचित्र और रोचक संस्था है, isn't it? और धर्म की अगर सीमा के बाहर अगर देखा जाए तो हिंदुओं का जो कुछ भी एक कहा जाए कि अपनापन है। बीच में लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? पहले ही ज्वाइन कर लिया करो, इसीलिए मैंने देर से ही थोड़ा खोला ताकि सब लोग आ जाए। हेलो एवरीवन। हाँ ठीक है, ओके कर हो गया, हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। ये इसीलिए मुझे ये सब हेडेक लगता है। फर्स्ट थिंग आई थिंक दैट इज सो आज कहते हैं ना कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष, हमारा देश भारत जो है
कुछ मामलों में बड़ा ही विचित्र है। और ख़ास करके अगर हम बात करें इस जाति प्रथा की, तो जाति प्रथा जो ये सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। और यह जो है हिंदुओं के सामाजिक संगठन की ये एक प्रमुख विशेषता रही है, ख़ास जो है कि इम्पोर्टेंस है इसकी। और जाति की अगर हम बात करें, तो जाति अपने आप में ही, अगर इसके कहते हैं कि इसकी स्टडी किया, जाति का अध्ययन के बिना जो है, अगर हम इसकी स्टडी नहीं करें, तो इसके बिना हम भारतीय जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं इसको हम नहीं समझ सकेंगे। लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में जाति ही, हमारे इस देश में जहां हम रहते हैं, ये जाति ही है जो एक व्यक्ति के कार्य, उसकी परिस्थिति, उसके उपलब्ध अवसरों एवं असुविधाओं को तय करती है। आप लोग प्रोफेसर AR देसाई को जानते होंगे, पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है, उनका मत है कि जाति जो है, ये जाति सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम जो है, ये प्रथा जो है, ये गांव में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणाली, यानी उनके निवास स्थान जहां वो रहते हैं और जहां जो सांस्कृतिक जितने भी जो पैटर्न्स हैं, उन सबको ये तय करती है, यानी कि निश्चित करती है। अब आप देखिए कि भू स्वामित्व भी जो है वो जाति पर ही आधारित है। उसी तरह से आप देखेंगे कैसे बहुत सारे कारणवश जो आप देखिएगा कि प्रशासकीय कार्यों को ज्यादातर जो है जाति के आधार पर ही बांटा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जाति ने क्या किया कि इसने लोगों के जटिल धार्मिक और लौकिक जो सांस्कृतिक जो प्रतिमान है, जो पैटर्न्स है, उसको भी निर्धारित किया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि जाति ने ही लोगों के जितने भी जो कह सकते हैं कि बहुत सारे जो विभिन्न समूह हैं, ये उनको भी एक मनोवैज्ञानिक, एक तरह से कह सकते हैं कि क्लासिक साइकोलॉजिकल वे में इसको अडॉप्ट किया है। तो सामाजिक तथा जितने भी जो ऊंच नीच है, जो संबंध हमारे बीच में सोसाइटी में जब हम रहते हैं, तो हम सबों के बीच में कुछ रिलेशन बनता है, सोशल रिलेशन। अब वो सोशल रिलेशन समटाइम्स कभी ऊंचा कभी नीचा, तो ऐसे संबंधों के ऐसे सूक्ष्म जितने भी जो कहा जाए कि क्रमबद्ध जो स्तर है, ये स्थापित किए गए हैं। तो सामाजिक संरचना जो है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये एक विशाल, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े श्रेणियों में ये विभक्त, जिसको कहा सकते हैं एक पिरामिड स्तूप, यानी ये उसकी तरह ये दिखलाई देती है। तो जिसका आधार जो स्थल है वो काफी अछूत है, या कह सकते हैं कि जन समूह है, और जिसका शिखर जो है वो कुछ ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। और इसीलिए ये जो हिंदू समाज है, भारतीय जाति प्रथा, अपने तरह की, चूंकि मैंने कहा भी कि एक विचित्र और रोचक संस्था है। धर्म की सीमा के बाहर जो है हिंदुओं का जो कुछ भी अपनापन है, यानी उसकी अनोखी अभिव्यक्ति, यह जो है जाति प्रथा है, यही जो है कास्ट सिस्टम है। वास्तव में अगर देखा जाए, तो ये जो संस्था है, ये हिंदू जीवन को दूसरों से इतना अलग कर देती है कि सैकड़ों भारतीय और विदेशी जो विद्वान है, उन विद्वानों ने इसका ध्यान इस इंस्टीट्यूशन की ओर, इस संस्था की ओर आकर्षित किया। यानी कहने का मतलब है कि आप देखिएगा कि जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी जो विद्वान हैं, इनमें से जितने भी जो इतिहासकार हैं, उन लोगों का नाम सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो है वो उल्लेख किया गया है। यानी जाति प्रथा को इन लोगों ने ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर इसको एक विभिन्न युगों में, इसमें होने वाली जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों पर नजर डाला या उस पर प्रकाश डाला। तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद जितने भी जो भारत शास्त्रीय थे, यानी कि जितने भी जो इंडोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने व्याख्यात्मक रूप से जो है जाति प्रथा को प्रस्तुत करने का एक बहुत लोगों के सामने जो है बहुत बड़ी कोशिश की कि आखिर जाति प्रथा है क्या, उसको सामने लाने की। तो बल्कि उन्होंने ये भी नहीं कह सकते कि ये जो भारतीय जनगणना है, भारतीय जनगणना आयोग, अंग्रेज मिशनरियों तक भारतीय जाति प्रथा को एक कहा जाता है कि अछूता नहीं रखा। कहने का मतलब ये है कि अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने नजरिए से जाति प्रथा की विचित्रता और महत्ता, ये दोनों ही यहाँ बताने की कोशिश की गई। तो आज आप देखे जानते होंगे कि आज भारतवर्ष में लगभग 3,000 जातियां और मेरे ख्याल से 25,000 उपजातियां। कुछ के सदस्य जो हैं वो लाखों में हैं, तो कुछ के हम ये कह सकते हैं कि वो जो है सैकड़ों में, यानी 11.5 करोड़, यानी कुल जनसंख्या का 15% जनसंख्या जाति या फिर उपजाति है। हम लोग ये जानते हैं ना कि ये जो जाति शब्द है, ये जो अंग्रेजी का ये वर्ड है, इंग्लिश में कहते हैं कास्ट।
and this is an English word. और ये कहाँ से लिया गया? This word has been taken from पुर्तगाली भाषा, जिसको इंग्लिश में कास्टा से बनाया गया। ये वर्ड किससे बना है? कास्टा से, CASTA, कास्टा, है ना। तो ये अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, और जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है प्रजाति, यानी मत तथा भेद। तो इन सबसे होता है, यानी कि जाति शब्द की उत्पत्ति जो है, आपको बता दें कि इसके जो नीति है, ओरिजिन है, इट इज फ्रॉम 1665, 1665 में एक ग्रेशियस डी ओरेटा नामक विद्वान थे जिन्होंने इसकी खोज की। कब की बात है ये 1665 में। किस शब्द की उत्पत्ति हुई? जाति शब्द की उत्पत्ति। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई तुम जाति की बात कर रहे हो, पर ये जाति शब्द की उत्पत्ति कब हुई, तो ये बोलिएगा, और किसने किया, कब हुई, किस ईयर में हुआ? तो इट वाज इन 1665, एंड हु डिड? ग्रेशियस डी ओरेटा, GRACIOUS, ग्रेशियस, ग्रेशियस डी ओरेटा नामक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने इसकी खोज की। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कि इन्होंने जाति को डिफाइन करने की कोशिश की। जस्ट मतलब ट्राई टू डिफाइन कास्ट सिस्टम, कास्ट। और इन्हीं के साथ एक बहुत बड़े थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा पढ़ाई का, मजूमदार एवं मदान का। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ बोथ दिस पीपल। इन्होंने कहा कि एक जाति जो है, when we talk about the caste system, when I talk about the caste, तो ये एक जाति जो है एक बंद वर्ग है, इट इज अ क्लोज क्लास। क्या कहते हैं ये मजूमदार और मदान, कि जब हम जाति की बात करते हैं, अगर जाति के बारे में अगर हम कहें, तो एक जाति क्या है? एक जाति एक बंद वर्ग है, इट इज अ क्लोज क्लास। कुछ कूले जो है, CH कूले का नाम पढ़ा होगा आपने, CH कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग, जब एक क्लास पूरी तरह, जब वो वंशानुक्रम पर आधारित होती है, तब हम उसे जाति कहते हैं। व्हाट डिड दिस कूले ट्राई? कूले ने क्या कहना चाहा? क्या कह रहे हैं कूले? CH कूले, C.H कूले, COOLEY कूले। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जब एक वर्ग जो है, जब एक क्लास पूरी तरह से, जब वो वंश पर, यानी कि वंशानुक्रम पर जब आधारित होती है, तब हम उसे जाति कहते हैं। ये बात किसकी कथन है? ये CH कूले की। उसी तरह से केतकर है, KETKAR, केतकर, इन्होंने कहा कि जाति जो है ये एक सामाजिक समूह है। क्या है जाति? दिस इज जस्ट अ सोशल ग्रुप। ये सामाजिक समूह है, और इस समूह में जब हम ये अगर सोशल ग्रुप है, जाति को अगर सामाजिक समूह कहा जा रहा है, तो इसी समूह में हम क्या करते हैं? हम जन्म लेते हैं, है ना। हमारा जन्म इसी समूह में होता है, और सदस्यों का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, कठोर सामाजिक नियम बेस में रहती है, और इनके द्वारा हम समूह से बाहर विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे, जब हम समाज जाति की बात करते हैं, तो जाति के कुछ अपने नियम होते हैं। आपको सबको पता होगा कि हम धर्म बदल सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज आवर कास्ट। वी कैन चेंज आवर रिलीजन, बट वी कैन नॉट चेंज आवर कास्ट। हम धर्म बदल सकते हैं, हम जाति को बदल नहीं सकते, क्योंकि हम जहां जन्म लेते हैं, हम जीवन भर उसी पर आधारित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक जाति के बारे में, कि भाई हम किसी भी तरह से, हम जाति के नियमों को ठुकराते नहीं। अगर हम जाति में रह के हम सामाजिक समूह कह रहे हैं, हम सोशल ग्रुप है उसके, तो एक इसके इतने कठोर नियम है, और उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम जाति के बाहर अगर हम विवाह करते हैं, वी आर नॉट अलाउड। हम जाति के बाहर, हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, हम जीवन भर हमें उसी जाति का जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं, और जाति के बाहर या जाति के अगेंस्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वी हैव टू फॉलो, बिकॉज वी ऑल आर अ सोशल बीइंग। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के नियम, समाज के दायरों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, और जब हम इसका उल्लंघन करते हैं, तो सोसाइटी हमें समाज से बहिष्कृत कर देती है, हमें बाहर कर देती है। तो इसलिए जाति जो है अपने आप में एक सोशल नॉर्म्स है। ये जो है, इसके द्वारा जो यही होता है कि हम समाज से बाहर जो है किसी भी तरह के व्यवहार को हम कर नहीं सकते। तो इस तरह से कहिए कि इससे ये स्पष्ट होता है कि जाति क्या है। जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, ये एक ऐसा सोशल
सिस्टम है जो अपने सदस्यों पर उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके विवाह, उनके व्यवसाय और उनकी जो सामाजिक जो सोशल जो रिलेशनशिप है उन सब में वो प्रतिबंध लगाता है ना। हम हर समाज में रह करके हम नियमों का जो उल्लंघन नहीं कर सकते, सामाजिक नियमों का। अगर हम सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो समाज से क्या करता है, वो हमें बहिष्कृत कर देता है। तो इसीलिए इस कह सकते हैं कि जाति प्रथा ये जो है प्रजातीय या जन्मगत कह सकते हैं कि भेद के आधार पर ही ये एक व्यवस्था है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम सबों को उस सिस्टम में रह करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि एक कहते हैं एक सर हर्बर्ट रिजले का नाम सुना है आप लोगों ने? सर हर्बर्ट, HERBERT, हर्बर्ट रिजले, RIZERISLEY, है ना। ये जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है। सर हर्बर्ट कहते हैं, सर हर्बर्ट रिजले कहते हैं कि जाति क्या है? जाति परिवारों या फिर परिवारों के समूह का ये एक संकलन है जिनका की एक सामान्य नाम है। इट मीन्स कि जो एक काल्पनिक पूर्वज कहिए या मानव का देवता कहिए, ये इससे एक सामान्य वंश परंपरा या फिर उत्पत्ति का ये दावा करते हैं बेसिकली कि एक ही परंपरात्मक व्यवसाय को करने पर ये जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं? एक ही जो परंपरात्मक जो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है, जो ट्रेडिशनल जो काम है, जो व्यवसाय है, ये उसी पर ही बल देता है। कि एक जातीय समूह समुदाय के रूप में अनेक ऐसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है। कहते हैं कि एक जाति जो है एक ब्लंट है जो कहते हैं कि एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूह का संकलन है और जिसका एक सामान्य नाम है, यानी जिसकी सदस्यता जो है वो वंशानुगत है, जो अपने सदस्यों पर सामाजिक कोई भी ऐसा रिलेशन के समय वो कुछ जब प्रतिबंध लगाता है, जब वो रोक टोक करता है, तो एक सामान्य परंपरागत पेशे की वो जो करती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली सिंपल यही है कि जाति एक क्या है? ये एक सामाजिक समूह है, समझा, जिसकी दो विशेषताएं हैं। जाति क्या है? एक सामाजिक समूह जिसकी दो, यानी कि दो क्या है भाई? तो पहला ये है कि जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों पर ही सीमित है जो कि उस जाति विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति जाति में आते हैं। दूसरा ये कि जिसके सदस्य जो है एक कहा जाए कि एक सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। तो इस तरह से इन लोगों के या जो सर हर्बर्ट रिजले है या ब्लंट है या केतकर है, ये सब क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट दे आर ट्राइंग टू से? दे आर जस्ट सेइंग ना, ये यही कहना चाहते हैं कि जाति जो है मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये जन्म के आधार पर ये सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, जो विवाह करने या पेशा करने या फिर सोशल रिलेशनशिप के संबंध के में ये अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। तो इस तरह से एक कहा जाए कि जिस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो कास्ट है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स? कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Do you have any idea? यस मैम। What is that? बताइए तो what are those characteristics? देखिए, पहले तो मैम क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन, दूसरा हिरार्की, सोशल एक्सक्लूजन, इंडोगैमी, अनटचेबिलिटी, रिलीजियस बैकिंग, ये सब मेन फीचर है इसका मैम। इसीलिए कहा गया कि द कास्ट सिस्टम इन इंडिया जो है वो इज द कहते हैं ना कि पैराडायमेटिक एथनोग्राफिक इंस्टेंस है। ये इट्स ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट। इट मींस कि it has its origin in ancient India and was transformed by various ruling elites in medieval period, early modern and modern India, especially आप लोग कह सकते हैं the Mughal empire and the British Raj। So we can say कि चूंकि we are talking about कि इसके कुछ जो हमने कहा कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो इट इज लाइक दैट कि हम कह सकते हैं कि भाई अब देखो कि भारत में चूंकि हिंदू धर्म के अनुसार जाति प्रथा का आरंभ जो है वो वैदिक काल यानी कि 1500 से 500 ईस्वी पूर्व जो है माना जाता है, राइट।
पूर्व वैदिक काल में जाति प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, यानी इस समय वर्गों का विभाजन योग्यता के अनुसार होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इसके साक्ष्य मिलने लगे, और इस तरह से जो है कहते हैं कि उत्तर से ही वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति। तो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि भाई उत्पत्ति तो हुई जरूर, नो डाउट। तो बेसिकली अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये माना जाता है कि देश में लगभग 1500 जो ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के साथ यह सामाजिक व्यवस्था जो है अस्तित्व में आई। और ये कहा जाता है कि आर्यों ने उस समय स्थानीय आबादी को नियंत्रित करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की। तो इस तरह से जाति प्रथा का जो वास्तविक जो उद्गम है वो इस प्रकार अभी तक जो है नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि चूंकि बात हम लोग कर, डॉक्टर घुरिये का नाम सुना है आप लोगों ने, और जाति की जो बहुत सारी जो कह सकते हैं जो परिभाषा है या डेफिनेशन, उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, एक ऐसा सोशल सिस्टम है जो अपने सदस्यों पर, हमने कहा ना अभी, किसके खान पान, उसके विवाह, उसके व्यवसाय, उसके सोशल सब चीज पे वो रोक लगाती है। तो डॉक्टर घुरिये हैं जिन, और साथ साथ इनके डॉक्टर, इनके दत्ता हैं और हर्टन, ये तीनों ने कहा कि जाति के बारे में कहते हैं कि इसके उनकी उन्होंने कहा कि कुछ इसकी खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सबसे पहले पहला जो है कि समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी इसे कहते हैं कि सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज दिस, ये क्या है? इफ आई एम टॉकिंग के समाज का खंडात्मक विभाजन, क्या अर्थ हुआ इसका? जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इट मींस के भारतीय जाति प्रथा ने हिंदू समाज को अनेक छोटे एवं बड़े खंडों एवं उपखंडों में डिवाइड कर दिया है, और प्रत्येक खंड सदस्यों के पद, उसकी परिस्थिति एवं कार्यों को तय कर, यानी जाति प्रधान समाज में सदस्यों की जो सामुदायिक भावना या संपूर्ण समाज के बजाय अपनी जाति तक ही वो सीमित। तो जाति के अनेक नियम है, और उन नियमों का पालन करना व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है, और ऐसा अगर वो नहीं करता और ना करने पर जाति पंचायत जो है उसे दंड देती है। तो ये क्या था? पहला मैंने कहा कि समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। दूसरा जो है इसकी विशेषता वो ये है संस्तरण। व्हाट इज संस्तरण? व्हाट डू यू मीन बाय संस्तरण? दिस इज हायरार्की। ये क्या है कि आप देखते होंगे कि जाति प्रथा में हमेशा ऊंच नीच का एक हायरार्की जो है, वो उतार चढ़ाव जो है वो देखा जाता है या पाया जाता है। तो समाज में, सोसाइटी में प्रत्येक जाति की, हर एक कास्ट की एक निश्चित सामाजिक स्थिति देखने को मिलती है या पाई जाती है। आप देखो कि इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद कौन आता है? हमारा क्षत्रिय, देन कम्स वैश्य, एवं द लास्ट कौन है? वो है शूद्र, यानी कि सबसे नीचे अछूत जातियां। तो इस संस्तरण में जातियों का ऊपर जो है कह सकते हैं कि अथवा या नीचे ये करना ये नॉर्मली असंभव रहा। अभी मैंने कहा कि ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर, क्यों क्यों ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया? उसके बाद क्षत्रिय क्यों आए, फिर वैश्य क्यों आए, फिर शूद्र क्यों आए? क्या है सबका रोल? ब्राह्मण किसको कहते हैं हम? जो टीचिंग का काम करता है, है शिक्षा ना? देने का। हाँ, टीचिंग का काम करता है, पूजा पाठ कराता है ना। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होते हैं? युद्ध लड़ने वाले। युद्ध लड़ते हैं। जो लड़ते हैं, है ना। उसके बाद वैश्य कौन है? बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास। कहते हैं कि ब्राह्मण जो किससे हो, कैसे पैदा होते हैं? मुख से। हाँ। और क्षत्रिय हाथ शोल्डर बाजू। से। बाहों से। वैश्य वैसे तो कहा जाता है जंघे से, लेकिन कमर ही बोलते हैं। हाँ वही है। उसके बाद जो है शूद्र बेचारे सबसे पाँव से। पांव से। पाँव से। हाँ। तो इस तरह से इसके आधार पर जो है ऊंचा और नीचा जो है वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हायरार्की थी। तीसरा जो है कि आप देखिएगा कि भोजन, और जो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूडिंग एंड सोशल रिलेशनशिप में, यानी कि जाति व्यवस्था में भोजन और सोशल रिलेशनशिप संबंध जितने नियम हमेशा से पाए गए। भोजन जो है वो आपको पता होगा कि दो प्रकार का होता है, एक कच्चा और एक पक्का। कच्चा भोजन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
कच्चा भोजन जो है वो एक व्यक्ति अपने से, जो उसकी ऊंची जाति है, वो ऊंची व अपनी जाति के सदस्यों के हाथ का बना होने पर ही वो ग्रहण करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? कच्चा भोजन। कच्चा भोजन एक व्यक्ति यानी कोई एक इंसान अपने से जो ऊंची कह सकते हैं जो जाति है या अपनी जाति के सदस्यों के हाथ का ही बना हुआ वो ग्रहण करता है। जबकि अगर हम पक्का भोजन की अगर हम बात करें तो ये अपने समकक्ष या फिर कह सकते हैं कि अपने से नीची जातियां के हाथ का ही बना हुआ वो ग्रहण कर सकता है। लेकिन अछूत एवं शूद्र जो जातियां हैं इनका वो नहीं ग्रहण करेगा। यानी एक व्यक्ति किस जाति के लोगों के यहाँ वो पानी या उस जमाने में हुक्का या बीड़ी वगैरह होता था, ये सब ग्रहण कर सकता है। तो यानी एक व्यक्ति किस जाति के लोगों के यहाँ से पानी, हुक्का, बीड़ी और भी तरह तरह की चीजें को ग्रहण करें, इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे जातीय नियम भी बने हुए हैं कि जो जाति उसे कहेगा उसके वही नियम उसको पालन करना है। जहां उसको खाना है बताया गया वो वही खाएगा, किसके हाथ का बना हुआ खाना है वो वही करेगा। तो ये भोजन और सामाजिक सहवास इस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि परंपरात्मक व्यवसाय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। अब आप देखिएगा कि प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय भी होता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है ना? किससे प्राप्त हो रहा है? अपने पूर्वजों से। और प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय के साथ एक रिलेशन बना होता है, एक संबंध जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आप सब जानते हैं कि मान लीजिए एक लोहार है। लोहार क्या काम करता है? लोहे का कार्य से रिलेटेड है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अगर क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी वाले को क्या बोलते हैं? कहारा कढ़ारा बोलते हैं। बढ़ई मैम। बढ़ई। तो वो उसका पर्पस क्या है कि भाई वो लकड़ी से जुड़ा रहता है। इफ यू आर टॉकिंग सोनार की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि वो सोने चांदी का से जुड़ा होता है। इफ आई टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण, व्हाट दे डू, बेसिकली वो लोग जो पूजा पाठ। अगर हम बात करते हैं नाई की, नाई का किससे पेशा है, किससे जुड़ा हुआ रिलेशन? बाल काटने के। ढोली, ढोली जो जिसको कहते हैं ना कि वो ढोल बजाते हैं, ये ढोल बजाने के काम कर। उसी तरह से अगर हम बात करें चमार की, चमार क्या करता है? वो चमड़े बनाने का काम करता है। और उसी तरह से जुनो, जुलाहा, यस मैम। व्हाट डज ही डू? जुलाहा समुदाय बेसिकली अंसारी को बोलते हैं, जो हाँ, वो भी बिजनेस क्लास ही है एक हाँ। तरीके से। और वो करता क्या है? उसको किससे जुड़ा हुआ है? कपड़े बुनने के कार्य से। कपड़ा बुनता है वो, कपड़ा सीता है वो, जिसको कहते हैं जुलाहा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वर्तमान समय में, आज के प्रेजेंट दौर में, जाति और व्यवसाय के जो पारस्परिक जो संबंध है, इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज ऐसा नहीं है ना कि जो लोहार है वो लोहार का ही, लोहा का ही काम करेगा, जो सोनार है वो सोने का है, सोना चांदी का काम करेगा, ऐसा कुछ है? नाउ द टाइम हैज चेंज। लोगों की सोच बदल गई, लोगों के व्यूज चेंज हो गए, परिवर्तन हुआ। तो उससे क्या हो रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि जो अगर सोनार का बेटा है तो वो सोना चांदी का ही काम करे, अगर लोहार का बेटा है तो लोहे का ही काम करे, तो नाई का बेटा है तो नाई का काम, इवन ब्राह्मण का बेटा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूजा पाठ का ही काम करे। नाउ ही कैन चेंज अकॉर्डिंग टू हिज विश, इजंट इट? संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। और एक जाति अब क्या करती है कि अनेक व्यवसायों में तथा अनेक जातियां एक व्यवसाय में लगी हुई है। द टाइम हैज चेंज, लोगों की व्यूज बदली, लोगों की सोच बदली, और अब जो है ये परंपरात्मक जो व्यवसाय था इसमें सुधार होने लगा, इसमें बदलाव आने लगा। तो ये हो गया इसका चौथा। पांचवा जो है वह है विवाह संबंधी प्रतिबंध। हमारे यहाँ विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स का ये रहता है कि हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं तुम्हें वही शादी करनी है। यू हैव नो राइट टू मैरी अगेंस्ट योर कास्ट। विवाह संबंधी जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज की बात मैं करूं तो आप देखिएगा प्रत्येक जाति के विवाह संबंधी बहुत सारे नियम पाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल लोग फॉलो करते हैं। जातियां जो है वो अनेक उपजातियों में बटी हुई है, हम सब जानते हैं। तो प्रत्येक जो उपजाति है वो अपने ही समूह में विवाह करती है, जिसको हम लोग जो कहते हैं ना कि एंडोगेमी। तो दूसरी जातियां क्या करती, दूसरी जाति में विवाह करने की उसे बिल्कुल भी छूट नहीं है।
अगर हम लोग चाहते हैं कि इफ आई एम मुस्लिम, इफ आई मान लीजिए कि इफ आई एम ब्राह्मण, तो क्या हम किससे शादी कर सकते हैं? ब्राह्मण किसी चमार से या किसी क्या बोलते हैं दुल्हा से शादी कर सकते हैं? नो, इज नॉट अलाउड। आज क्या ऐसा हो रहा है? डू यू थिंक कि आज ऐसा कुछ है अभी भी रोक टोक? यस मैम। आज हम लोग बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी है सिस्टम कि वी आर नॉट फुल्ली परमिटेड टू डू ऑल दिस थिंग्स। हम लोग को अभी भी बहुत खुली छूट नहीं मिली है कि आप अपने मन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी पेशा को अपना ले। आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, आपको अभी भी कहा जाता है कि भाई तुमको उसी जाति में शादी करना है। इंटर कास्ट मैरिज आज भी हमारे देश में, इसमें काफी न्यूसेंस क्रिएट होती है कि नहीं? आज का ही मैम हिंदू अखबार में फर्स्ट पेज पे आर्टिकल है, माइनर बॉय मर्डर्ड सिस्टर फॉर फॉलिंग इन लव विद द एसी मैन। जस्ट इमेजिन, सी। तो अब आप इससे बता सकते हैं कि क्या इसका है इम्पैक्ट, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ हाँ मैम, चूंकि वो अपर कास्ट है और शेड्यूल कास्ट में अगर मतलब मैरिज के लिए कह रही है तो ऑनर किलिंग हो गया। ऑनर किलिंग होगी, बिल्कुल। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि दूसरे जाति में विवाह करने की उसे छूट नहीं, और ऐसा करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर देते हैं। यानी जाति अंतर विवाही, ये जाति प्रथा का सार तत्व है। यानी कि कहते हैं ना कि इंग्लिश में कि एंडोगेमी इज द एसेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। सो जाति जो है, कहते हैं कि जन्म से निर्धारित होती। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। एक व्यक्ति, एक इंसान जिस जाति में जन्म लेता है, जीवन पर्यंत उसे उसी जाति का सदस्य बना रहना पड़ता है, और अपने जीवन काल में वह जाति बदल नहीं सकता। देखिए, मैं ये आपको कैरेक्टरिस्टिक, ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट। और एक लास्ट है कि सामाजिक व धार्मिक जो नियोग्यताएं एवं विशेष अधिकार, जिसे कहते हैं कि सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। ये क्या है? आप देखोगे कि जाति व्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति को कुछ विशेष अधिकार या नियोग्यताएं प्राप्त हैं। किसी को विशेष अधिकार है या किसी को नियोग्यताएं प्राप्त है। ऊंची जातियां अनेक सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विशेष अधिकारों का उपयोग करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऊंची जातियां क्या करती है? अनेक सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक उसको विशेष अधिकार का उपयोग करती है। लेकिन जितने जो निम्न जातियां हैं, जो लोअर कास्ट है, उनको को कई सुविधाओं से उनको वंचित रखा जाता है। उन्हें बहुत कुछ उनको नहीं दिए जाते हैं। तो अछूतों को क्या करना पड़ता है भाई? सड़क पर चलने, समटाइम्स सार्वजनिक कुएं, तालाबों, मंदिरों, इन सबों में जाने का उनको अलाउ नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू मूव टू ऑल दिस प्लेसेस। अभी भी ये पहले से चला रहा है, स्टिल इट इज द सेम। अभी भी बहुत जगह इन सबों को बहुत सख्ती से पालन किया जाता है कि अगर वो छूट जाती हैं तो वो सड़क पर चलने में उनके लिए, अब सड़क पे तो अब सब कॉमन हो गया, लेकिन हाँ, कुआं वगैरह जो होता है उसमें पानी वो नहीं ले सकते, तालाबों में नहीं जा सकते, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी भी है ना सब चीज की नहीं? व्हाट डू यू से ऑल? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या अभिषेक? है मैम। है ना? तो क्या इसको खत्म होना चाहिए कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग का, क्या व्यू? डू यू थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड और नॉट? यस मैम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो वर्तमान समय है ना, इसमें जाति व्यवस्था को अनेक शक्तियों से प्रभावित किया गया, और आज जाति की अनेक कह सकते हैं कि विशेषताएं जो वो परिवर्तित हो रही है। सारे जो विशेषताएं हैं, इसमें काफी चेंजेस भी आए। आप देखिएगा कि जाति जो प्रथा है, इसके कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। यानी देयर आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। प्रश्न आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम? तो व्हाट आर द मेरिट्स? आपको अगर कहा जाए कि भाई जाति प्रथा के कुछ विशेषताओं या उसके मेरिट्स का दर्शाए, इसके कुछ गुण को बताएं, इसके गुण की व्याख्या करें, तो क्या कहिएगा? व्हाट यू विल राइट? अगर क्वेश्चन, ये प्रश्न आता है आपको एग्जाम में कि जाति व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था के गुणों की चर्चा करें। गुण। इट शोज आवर कल्चर। अच्छा, एक सोशल ग्रुप है मैम, और बंद क्लोज सिस्टम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। देखिए कहते हैं ना कि
आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा चली आ रही है। और भारत में जाति का अस्तित्व जो है वो इस बात का द्योतक है कि वह समाज और राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती रही है। यानी इसने समाज को स्थायित्व एवं संगठन प्रदान किया है। नो डाउट। हटन का नाम सुना है ना? इन्होंने जाति के कार्यों को, इन्होंने कहा कि जाति के जो कार्य, इसको, इन कार्यों को इन्होंने 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। पहला कहा ना कि ये व्यक्ति के लिए कार्य, दूसरा कहा कि जाति समुदाय के लिए कार्य, एवं तीसरा जो बताया उन्होंने दैट वाज वो था कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये गुण की बात मैंने की, यानी कि पहला जो बताया कि सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य, यानी जाति व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो कार्य हैं ये उनको प्रभावित करती है। एक व्यक्ति क्या खाएगा, मैंने बताया था कि किसके हाथ के बना कर खाएगा, ये किसके हाथ से खाएगा, किसके यहाँ पानी ग्रहण कर सकता है, किस प्रकार के कपड़े पहन सकता है, आभूषण वगैरह वगैरह, इस सब का उपयोग करता है, यानी कैसे उपयोग करेगा, किसके साथ वो विवाह कर सकता है, ये सब का निर्धारण जो है जाति द्वारा ही होता है। तो यानी एक जाति जो है ये अपने सदस्यों के लिए बहुत सारे कार्य करती है। जैसे कि जाति ही जो है क्या क्या कार्य करती है भाई? तो आप बोलिएगा कि जाति जो है वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। कैसे करते हैं निर्धारण? यानी कि प्रत्येक जाति की समाज में चूंकि निश्चित स्थिति होती है, और एक व्यक्ति चूंकि जिस जाति में, चूंकि मैंने कहा कि वो जो जन्म लेता है उसकी सामाजिक स्थिति भी उस जाति के अनुसार ही ऊंची या फिर कह सकते हैं कि नीची हो सकती है। दूसरा है कि यहाँ पर पेशों का अगर बात करें, पेशों का निर्धारण की बात करें अगर हम लोग, तो आप देखोगे कि प्रत्येक जाति का, हर एक जाति का एक परंपरात्मक, एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है या व्यवसाय है। यानी बच्चा, कोई भी बच्चा शुरू से ही जो है वो अपने जातीय व्यवसाय को सीख कर दक्षता ग्रहण कर लेता है। अगर वो बचपन से वो देख रहा है कि उसके पिता जो हैं वो सोनार हैं और सोना की कटिंग कैसे करते हैं, तो वो उसी में देखते ही तो वो काबिल हो जाता है, वो दक्षता ग्रहण कर, एक्सपर्ट हो जाता है। और इस व्यवसायों के द्वारा ही वह अपना तथा अपने ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है, उसके ऊपर जो आश्रित हैं, उन सबका वह पालन पोषण करता है। तो इस तरह से आप देखो कि ये एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि बचपन से अगर हम देख रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे पिता ये काम कर रहे, तो देखते थे। अच्छा, अब क्या हो रहा है ना, नाउ अगर एक डॉक्टर है तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर ही बने या उसको सीखे, लेकिन हाँ फिर भी अभी भी इसकी रेशियो है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर से, मेरी आई कैन से गिव एन एग्जांपल कि मेरी मौसी है तो उनका उनका जो है दो बेटियां जो है वो डॉक्टर हैं, और एक जो एकदम अलग है, अलग लाइन में है। तो इट इज नॉट, मतलब नेसेसरी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हैं तो उनकी बेटियां या उनके बच्चे डॉक्टर ही बने। उनके बेटा जो है लेक्चरर बन सकते हैं, उनके बेटा प्रोफेसर बन सकते हैं, उनका बेटा बिजनेसमैन बन सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच दे कैन अवेल, व्हिच दे कैन चूज। तो अच्छा, उसी तरह से बात करते, अगर कहते हैं कि विवाह समूह का निर्धारण की बात है, हमने कहा ना कि प्रत्येक उपजाति एक अंतर्विवाही समूह कि एंडोगैमस ग्रुप है, और व्यक्ति अपनी जाति से ही या अपनी जाति में ही विवाह करता। आज आप लोग के परिवार में, अभी तो आप लोग उसमें बहुत कोई मैरिड नहीं है ना इस ग्रुप में, सवाए 2 वकील को छोड़ करके। No, ma'am. All are single. नो तो मैम। हमारे यहाँ इस यस ग्रुप मैम, में बहुत अपने सारे हैं। हाँ, रमेश राज, आर यू मैरिड? नो मैम, बहुत सारे हैं हम मैम। अभिषेक, यू आर मैरिड? यू आर मैरिड अभिषेक? नो मैम, अभिषेक मैरिड नहीं नहीं है। मैम। Ma'am, he is searching. मुझे लगता है कि जो हमारे इस एमए फर्स्ट सेमेस्टर में 2 लोग जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, आई हाँ, थिंक दे वो आर दोनों मैरिड, मैरिड है। वो दोनों मैरिड हैं। और भी So, कुछ लोग हैं मैंने। हाँ, कुछ और Mono is searching. मोनू मोनू का एंगेजमेंट हो गया है मैम। दैट्स गुड, झूठ कांग्रेचुलेशंस मोनू। बोल रहा है, झूठ बोल रहा है मैम। अब मोनू ने जाति अपने विवाह में शादी करने की सोची है कि विवाह से अपने जाति से बाहर की है। इंटरकास्ट में, ये इंटरकास्ट में। अपने सर्टिफिकेशन को तोड़ के तब कर रहा है मैम। ओहो, नो मैम, that's नो good। मैम। कोई बात देखिए, अब तो यही आपको अच्छा सहूलत है कि नाउ यू पीपल आर अलाउड टू चूज योर ओन। हर कुछ अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। पहले वाली परंपरा अब नहीं चलती, नहीं चल रही।
तो आप ये कह सकते हैं ना कि देखिए अब एक चीज हमारे खिंचे मैंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इजंट इट? तो जाति जो है, कभी कभी व्यक्ति को आपत्ति, कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी ऐसी परेशानी आती है, तो वो उसमें क्या करता है, आपको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अब आप मान लीजिए किसी का जन्म होता है, किसी के विवाह है, या किसी का दाह संस्कार जो क्रिया होती है, इन सब ऐसे मौकों पर जो है जाति के जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उस शादी के, वो एक व्यक्ति की सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ चीज और देखा जाता है कि हमारे यहाँ व्यवहारों पर नियंत्रण की बात की जाती है, बिहेवियर्स पे कंट्रोल की बात, कि जाति जो है वो व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। यानी कैसे भाई, कैसे नियंत्रण रखती है? हमारा खान पान है ना, हमारे यहाँ विवाह, हमारे यहाँ व्यवसाय, हमारे यहाँ जातियों के जो पारस्परिक संबंध है। आप देखिएगा, मैंने देखा है फिल्मों में, आई डोंट नो, मैंने रियलिटी में, रियल में नहीं देखा है, कि गांव का दिखाता है एक सीन जिसमें लोग खाना खाने से पहले जो है वो थाली में खाना लेके बैठते हैं और उसके बाद पानी छिड़कते हैं अपने आसपास, थाली के आसपास, फिर वो खाने को प्रणाम करते हैं और देन ये वो खाना खाते हैं। ये क्या है, ये क्या चीज है? आप मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई करता होगा, या आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी, somebody must be doing all these things, होता है ना? यस मैम, गांव में होता है। पहले अपना अपना ये म्यूट कीजिए आप लोग वॉइस। पहले एक कस्टम था कि लोग जो है साथ बैठकर या बहुत ही पूजा करके खाना खाते थे। आज क्या हो रहा है ना, पहले लोग जमीन पे बैठ के खाते थे। नाउ व्हाट इज वी हैव स्टार्टेड इन द डाइनिंग टेबल, इजंट इट? हम लोग डाइनिंग टेबल या चेयर टेबल पे बैठ कर खाते हैं। हमारे सिस्टम बहुत चेंज हो गई है, और ये सब चीजें ऐसी है कि हमने कहा कि हमारे व्यवहारों पे नियंत्रण, यानी कि क्या क्या, मैंने कहा खान पान पर नियंत्रण हो गया है, शादी भी हमको उस पर नियंत्रण है, व्यवसाय पे है, जितने भी पारस्परिक संबंध सबको लेकर प्रत्येक जाति के नियम बने हुए हैं, और उन्हीं नियमों को हमको पालन करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर वही बात आ जाती है कि यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट, और जाति पंचायत द्वारा जो है निर्धारित दंड का भी भागी उसको बनना पड़ता है। तो सर देखिए कि समाज में एक दूसरा एक जाति समुदाय से संबंधित जो कार्य मैंने बताया था, अभी आपको कहा था कि जाति से संबंधित कार्य, यानी कि एक जाति क्या करता, अपने सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जाति समुदाय के लिए भी कई कार्य करती है। अब वो कौन कौन से कार्य करती है भाई? तो पहला आप बता सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं व संस्कृति की रक्षा करती है। दूसरा क्या करती है? रक्त की शुद्धता। तीसरा है कि जितने भी जो सामाजिक जो स्थिति है उस स्थिति का निर्धारण करना, सामूहिक उपयोग करना, आप कह सकते हैं कि समाज व राष्ट्र के लिए कार्य करना। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जाति आपके लिए करती है। अब हम कह रहे धार्मिक, जो हमने कहा कि जाति समुदाय से संबंधित कार्य, यानी कि एक जाति जो है अपने सदस्यों के लिए नहीं बल्कि पूरी जाति के लिए कई कार्य करते हैं। जैसे कि क्या कहा मैंने, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये एक धर्म प्रधान देश है ना। जिस देश में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, ये कैसा देश है? धर्म प्रधान देश है। और व्यक्ति की जो धार्मिक जो क्रियाएं, धर्मनिरपेक्ष देश है मैम। धर्म प्रधान देश भी है, हमारे यहाँ धर्म की महत्व है। वो तो है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ऐसे मतलब नेहरू जी का आइकॉनिक भाषण है कि उसमें बोले हाँ, थे कि हम ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक है, बल्कि अपने आप को धार्मिक अधार्मिक मतों से अलग एक तृतीयक मत का प्रदान करते हैं। उसी तरह से आप देखिएगा कि हमारे यहाँ गांधी जी ने कहा था कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा देश तरक्की करे, गांधी जी ने कहा था कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा देश तरक्की करे तो तुमको दिल्ली नहीं, तुमको गांव की ओर जाना होगा। गांव को डेवलप करो तो ऑटोमेटिकली योर कंट्री विल बी डेवलप्ड। ये गांधी जी ने कहा था। तो इन लोगों की बातें ऐसा ही नहीं थी, इन लोगों ने इस पे काफी अध्ययन किया, काफी इस पे काम किया, काफी मेहनत किया। तो इसलिए कहा गया भाई कि व्यक्ति की जो धार्मिक क्रिया है उन पर, उन क्रियाओं पर उसकी जाति की स्पष्टता देखने को मिलती है, उसकी छाप अंकित है। यानी प्रत्येक जाति के देवी देवता, व्रत त्योहार या कोई उत्सव, ये सब जो है
इसमें आ जाते हैं। यानी प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति होती है, जिसे जाति जो है वो जाति पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होती रहती है और उसको बनाए रखती है। मेरे दादाजी ने कहा किया था तो उसको मेरे पापा ने बनाया, मेरे पापा ने किया है तो जाहिर है कि मैं उसको बनाऊंगी, मेरे बाद मेरे बच्चे, उसका ये मतलब ये ट्रांसफर होता रहता है। दूसरी बात, रक्त की शुद्धता की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें देखिएगा कि जाति जो है ये नियमों में, जाति नियमों में एक व्यक्ति को अपनी जाति के अलावा अन्य जातियों से विवाह करने की स्वीकृति नहीं है। एज यू नो क्यों नहीं है, यही पे ये रक्त की शुद्धता बने रखने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि तुम कहीं और शादी करो। इससे जो है प्रत्येक जाति की रक्त शुद्धता बनी रहती है। और वर्तमान में इस विचार को, अब क्या आपको लगता है ये जो लोगों की पहले ऐसे कहना था, लोग ऐसा मानते थे कि तुम अपने जाति में तुम शादी करोगे भाई तो तुम्हारी रक्त शुद्धता बनी रहेगी। व्हाट अबाउट दीज डेज, आज के दौर में क्या है, इस वर्तमान युग में क्या हो रहा है, क्या हम ऐसा सोचते हैं आजकल, आज के जो यंग जनरेशन है क्या वो ऐसा सोच रहे हैं? नो मैम। और आप मुझे ये बताइए कि रक्त की शुद्धता को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम थे उस जमाने में, क्या वो आज फॉलो किया जा सकता है या आज भी फॉलो उसे करना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक? नहीं मैम, फॉलो नहीं किया जा सकता है और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं ना कि रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपनी जाति में ही विवाह करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता था। पहले लोग यही सोचते थे और ये करते थे, लोग इस पे अमल करते थे, काफी इसको मानते थे, लोग करते। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि लोग चेंज हो गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है, इसलिए आज के दौर में इसे पालन करना बहुत मुश्किल है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सारे कस्टम्स को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वी कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। उसे कहते हैं कि सामाजिक स्थिति का निर्धारण भी करती है ये, यानी जाति संस्करण में प्रत्येक जाति की आप देखिएगा कि सामाजिक एक जो स्थिति जो वो निश्चित होती है। और आप देख सकते हैं कि सामूहिक प्रयत्न और आंदोलनों के द्वारा एक जाति जो है वो अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास भी करती, आंदोलन करती है अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए। ये सारी चीजें पहले जमाने की बात थी, लेकिन आज के दौर में, इस नए युग में इन सब चीजों का कोई महत्व अब नहीं रह गया। कहते हैं ना कि सामूहिक उपयोग की अगर बात करें तो जाति अपने सदस्यों को चाहती है कि एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करती है और कठिनाई के समय सदस्य पारस्परिक सहायता को अपना कर्तव्य मानते हैं। ऐसा था, आज हम लोग करते हैं क्या, एकता को बनाए रख रहे हैं क्या? यहाँ तो एकता को हम लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। और ये होता, आज की सोच जो युवा पीढ़ी है, या आज की सोच क्या मतलब, जो बहुत जमाने पहले थे लोग एक दूसरे के साथ कुछ करते थे, उनके अगर एक गांव में कोई एक बीमार है या कोई परेशान है तो पूरा गांव उसके पीछे रखता था, लोग उसकी मदद करते थे। आज ऐसा है, आज हम सब एक बिल्डिंग में रहते हैं, नोबडी हैज टाइम, ऊपर के बिल्डिंग में अगर क्या हो रहा है नीचे वालों को पता नहीं, नीचे वाले बिल्डिंग में क्या हो रहा है ऊपर वालों को पता नहीं, एंड नोबडी हैज टाइम कि झांके कि क्या हो रहा है। तो ऐसा वक्त बदल चुका है कि अब हम इन सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करना। कहते हैं कि एक जाति जो है वो संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए भी अनेक कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है भाई, डू यू थिंक सो? वो कौन कौन से कार्य करती है? एक जाति, मैंने कहा कौन करती है? एक जाति संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक कार्य करती है। डू यू थिंक करती है? तो किस प्रकार के कार्य करती है? जहां तक मुझे लगता है कि पहले करती थी, समाज में विकास व संरक्षण में सहायता करती है, राजनैतिक स्थिरता को बनाए रखती है, श्रम विभाजन की व्यवस्था करती है, दायित्व निर्वाह, जाति है ना, ये सब चीजें। अब देखो जैसे मैंने कहा ना अभी कि समाज के विकास व संरक्षण रहता है, तो इसका मतलब ये है कि भारत में एक बहु समाज स्थिर रहा है ना, देखा गया भारत में। आप देखिएगा कि समय समय पर अनेक आक्रमणकारी समूह आए और वे भी हिंदू समाज का अंग बन गए।
तो इस तरह से आप देखो कि जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले ऐसे विभिन्न विचार, धार्मिक विश्वास, रीति नीति और परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का सफलतम प्रयास किया था। तो आप देखिए कि हट्टन का ये कहना है कि जाति प्रथा का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि उसे एक कह सकते हैं कि अद्वितीय संस्था बना देता है, यह है कि वह यह जो है भारतीय समाज को अखंड बनाती है, यानी विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ती है। तो ये सब जो है मैंने कहा कि ये समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करती है। तो पहला कार्य यही करती है कि समाज के विकास व संरक्षण में सहायता करती है। दूसरा जो मैंने बताया कि राजनैतिक स्थिरता, यानी जाति ने भारतीय राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में योग दिया है। और अब एक का नाम था अब्बे, अब्बे करके, अब्बे जो हुआ, बहुत टिपिकल नेम है ये, अब्बे हुबायस लिखते हैं कि इन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं की जाति प्रथा को उनके अधिनियम का सबसे अधिक सुखमय प्रयास समझता हूँ। यानी मुझे इस बात का, वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत की जनता ये उस समय भी बर्बरता के पंख में नहीं डूबी जबकि सारा यूरोप उसमें डूबा हुआ था। यानी भारत ने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा, और मुझे लगता है कि आज भी हमारा भारत अपना सर ऊंचा रखे हुआ है। विविध विज्ञानों, कलाओं तथा सभ्यता का संरक्षण तथा विकास किया, और इस तरह से पूर्ण श्रेय उसकी उस जाति प्रथा को है जिसके लिए वह बहुत ही कहा जाता है कि मशहूर है या प्रसिद्ध है। तो ये जो इस तरह की बहुत बड़ी कहते हैं कि भाई बात हो रही राजनीतिक स्थिरता की, और ये जो अब्बे थे इन्होंने कहा कि मैंने देखा, मैंने हिंदुओं की जाति प्रथा को उनके अधिनियम का सबसे अधिक सुखमय प्रयास समझता हूँ। वही सही, इन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत की जनता उस समय भी बर्बरता के पंख में नहीं वो डूबी जबकि सारा यूरोप जो है उसमें डूबा हुआ था। तो भारत ने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा है, विविध विज्ञानों, कलाओं जितने भी थे या फिर जो सभ्यता, उन सब का संरक्षण किया तथा विकास किया, और उसके पुण्य को जाति को जाता है। तो ये हो गया। तीसरा कि ये जो श्रम विभाजन की स्थापना की, जाति प्रथा में विभिन्न जातियों को अलग अलग पेशे सौंपे गए, जो समाज में श्रम विभाजन का अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि सामाजिक जीवन से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जातियों के पारस्परिक सहयोग द्वारा ही की जाती है। यानी कि प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है। और अगर हम बात करें दायित्व निर्वाह की, तो ये क्या है? यानी प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को समाज एवं राष्ट्र के लिए, यानी उसके प्रति जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की प्रेरणा देती है। और ये जो प्रेरणा है, यानी प्रत्येक जाति अपने जातिगत कार्यों का निर्वाह कर जो उनके जातिगत जो काम उनको करके वो समाज के संगठन को बनाए रखने में भी काफी योग देती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है इसने धार्मिक उदारता का भी परिचय दिया है। यहाँ जो है अनेक धार्मिक समूह आए और जाति व्यवस्था ने उनको अपने में आत्मसात करने की कोशिश की। तो ये सब हम जो लोग जात पढ़े, ये था कि दिस आर द मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं जो आप मुझे बताएंगे। क्या क्या दोष है जाति व्यवस्था में? मैम बताएं? हाँ बताइए। देखिए, जैसे पहला तो है कि सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। हाँ ठीक है। मतलब ये कास्ट सिस्टम ही है जिससे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को। अपर कास्ट लोअर कास्ट को करता है, शेड्यूल को करता है, शेड्यूल ट्राइब्स को करता है। इवन कि शेड्यूल ट्राइब से उनको उनका कल्चरल राइट छीन लेता है। जैसे बहुत साल पहले एक सोशियोलॉजिस्ट ही हैं, वो बोले हैं कि ट्राइबल्स आर द लोअर कास्ट हिंदू विच डू नॉट कम इनटू फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म। राइट। हाँ। मतलब ट्राइबल वैसे हिंदू हैं जो अभी तक लोअर कास्ट हैं और वो अभी प्योर हिंदुइज्म में नहीं है, जबकि ये गलत डिफिनेशन है। ट्राइबल अपने रेस को फॉलो करते हैं, वो हमारे हिंदुइज्म के रेस को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो एक तो ये है कि सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है ये। और जहां तक है जनजाति का बात मैम, तो जनजाति हमेशा अपने बहुलक से प्रभावित रहा है। जैसे इंडिया में पर्टिकुलरली हम लोग के क्षेत्र में बहुत पहले हिंदुइज्म से प्रभावित रहा, अभी क्रिश्चियन मिशनरी से प्रभावित है। हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं, मणिपुर
ये सब क्षेत्र में जाएं तो वहाँ भी मिशनरी से प्रभावित है। नागालैंड क्षेत्र में वहाँ चर्च ही है, अभी हाँ। भी वो कैथोलिक वहाँ पर हैं, और कैथोलिक के चलते वो वहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो उनके पर अपना वो इम्पोज कर देते हैं। तो पहला बात तो ये सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। दूसरा बात मैडम कि ये अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है, अनटचेबिलिटी को। हाँ हाँ, सही सही है, दूसरा बढ़ावा है देती है। तीसरा है कि सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का भावना को ला देता है कि हम वो अपर कास्ट से है तो हम सुपीरियर हैं, और जो लोअर कास्ट से है वो सुपीरियर नहीं है। तो ये एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कर देता है। तो आप और इसमें मैम क्या दोष सबसे बड़ा दोष तो वो है जो जिसको आप जैसे एक तरह के से गुण के रूप में आप प्रस्तुत किए हैं, वो इसका सबसे बड़ा दोष भी है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बोले कि ये सोने का बनाने वाला का लड़का सोना बन जाता है, यही एक तरीके से दूसरे पहलू से देखिए तो इसका सबसे बड़ा दोष है कि सोना बनाने वाला का लड़का केवल सोना ही बना पाता है, वो फिर और कुछ नहीं कर पाता नहीं है। कर पाता, वही तो वो सही है, वो कास्ट के चंगुल में फंस जाता है। फंस जाते हैं। तो वही तो दूध मैं दूहने बोल वाला दूध ही दूहते रह जाता है, जीवन हाँ, बीत जाता है। बिल्कुल। चमार जो है वो तो चप्पल बनाने में रह हाँ, जाते हैं। तो ये ब्राह्मण जो एक उनकी तरफ बेटियां से पाठशाला सेंस नहीं ऑफ जाती। सिक्योरिटी तो है, ये हाँ, एक तरफ से सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है कि हम खा पी सकते हैं, जीवित तो रह ही सकते हैं इससे, लेकिन इससे सामाजिक मोबिलिटी जो है वो नहीं हो पाता है। वही मैं इसके मतलब वो एक्स्ट्रा नॉलेज तो गेन नहीं कर पा रहे ना, उनको उसी में बांध के हाँ, रख दिया गया है। बस वो जी वही जी, करें। यही यही और कहना ये चाहते हैं हम देखिएगा कि इसका। कि सदियों तक जो जाति व्यवस्था है, जो भारतीय समाज की जो एकता थी, यानी उस एकता को, उस यूनिटी को, वह संगठन को बना रखा। लेकिन हुआ क्या ना कि समय के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है, उसमें क्या होता है कि इसमें अनेक कमियां, लैकनेस उत्पन्न होना शुरू हो गई। जो जो व्यवस्था जो है, जो सिस्टम जो जो कभी भारतीय समाज जीवन की आधारशिला रही, isn't it? वो आज जो है देखा जाए तो वो लड़खड़ा गई और विभाजन के कगार पर खड़ी है। तो इस तरह से हम कहते हैं जाति व्यवस्था के जो खास जो कुछ दोष हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप देखिएगा कि निम्न जातियों का शोषण एवं धर्म परिवर्तन, हम्म राइट। दूसरा, कि आप देखिएगा कि सामाजिक समस्याओं के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया, अस्पृश्यता के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, श्रमिकों की गतिशीलता एवं कुशलता में बाधक, जो अभी आप बोल रहे थे मैम कि इसमें बाधक उत्पन्न हो रही है ना। तो और एक चीज और है कि भाग्यवाद, बेसिकली दे थिंक कि अब मेरा कुछ नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये मेरे नसीब में लिखा है। तो कहते हैं कि जाति वैसे लोगों को कहते हैं कि अकर्मण्य एवं भाग्यवादी बना दिया। यानी जैसे कि वो जानता है कि कितना भी हम श्रम कर ले, कितना भी हम मेहनत कर ले, अपना व्यवसाय त्याग वो नहीं सकते। जो कुछ उसके भाग्य में लिखा है और पूर्व जन्म में उसे अब जैसे कर्म किए हैं, ये उसी के अनुसार उसे वर्तमान में, यानी आज पिछले जन्म में जो उसने किया उसको आज के जन्म में उसको मिलता है। तो जाति में ये उसको जो क्या करना पड़ा, वो बेचारे अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि वो निम्न जाति में जन्म लेना पड़ा उनको, जिससे वह बदल नहीं सकते। ये दे थिंक्स लाइक इन दिस वे। मैंने अभी कहा कि निम्न जातियों का शोषण एवं परिवर्तन की बात की, तो जाति व्यवस्था में अछूत और निम्न जातियां सबसे निम्न स्तर पर है। उच्च जातियों ने सामान्यतः इनका शोषण किया, मोस्टली किया। निम्न जातियां घृणित व्यवसाय करती रही हैं और बदले में क्या मिल रहा, उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता रहा। और इस तरह से भी कैसे, इसका परिणाम क्या हुआ कि कई जातियां जो है वो मुसलमान बन गई, कुछ ईसाई बन गई, और भी जो भी उनको अच्छा लगा उन्होंने चुन लिया। अब कहते हैं ना कि जाति व्यवस्था ने ही समाज में छुआछूत की भावना पैदा की। तो उच्च जातियां अपने को निम्न जातियों में सबसे श्रेष्ठ समझते, उन्हें अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जबकि निम्न जातियों को अनेक सामाजिक, धार्मिक और कह सकते हैं कि आर्थिक नियोग्यताओं का शिकार होना पड़ा। उसी तरह से आप देखिए कि सोजर जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल, यानी जाति व्यवस्था ने अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे कि अब दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, छुआछूत, बाल विवाह, आप कह सकते हैं कुलीन विवाह, बेमेल विवाह, इन सब जैसे चीजों को जन्म दिया है। यदि जाति में जाति अंतर्विवाह के कठोर नियम नहीं होते तो ये समस्याएं पैदा ही नहीं होती। तो इस तरह से आप देखो कि कैसे ये सब चीजें जो है, जैसे आपने कहा ना कि मैम गतिशीलता में और कुशलता में बाधा उत्पन्न कर रही है, रोकती है। तो सही बात है, जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय निश्चित होता है। और यह जो कहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ व्यवसाय के प्रति रुचि नहीं रखना है, बल्कि उसे त्याग कर
वो दूसरा व्यवसाय कर ही, मान लीजिए कि हमको, मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो काम मुझे घर वाले या मेरी जाति मुझे कहती है, बट मजबूरी में मुझे वो चुनना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम उसको त्याग देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि उसे त्याग कर दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता, तो इसलिए श्रमिक में गतिशीलता और कुशलता नहीं आ सकी। तो इसलिए आज क्या हुआ कि आर्थिक विकास और समृद्धि में काफी बाधाएं उत्पन्न हुई, और बजाय इसके कि कुछ भला हो। और हम लोग आजकल बहुत ज्यादा जो है भाग्यवादी भी हैं, पहले भी भाग्यवादी थे और अभी भी कुछ लोग भाग्य पर बहुत बिलीव करते हैं। कहते हैं ना, मेरे किस्मत में नहीं था भाई, मेरे नसीब में नहीं था, इसी तो नहीं हुआ। हम अपने नसीब को बदल सकते हैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से, वी कैन चेंज, पर वो हम नहीं करते। और एक लास्ट है कि कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो प्रजातंत्र विरोधी है, यानी जाति का आधार असमानता है, जबकि प्रजातंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर आधारित है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रजातंत्र व जाति एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाते हैं, विरोधी हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है, भारतीय समाज में अनेक बुराइयों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए शायद धीरे धीरे ये कास्ट सिस्टम आज थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। लेकिन अभी भी गांव में या कुछ फैमिलीज में अभी भी लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं लोग। क्या होता है कि नहीं ऐसा? यस मैम। फॉलो करना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। अगर फैमिली कहती है कि नहीं तुम फॉलो करो, तो क्या करना चाहिए? उसमें करना चाहिए फॉलो। करना तो नहीं चाहिए मैम, लेकिन एक जैसे कि एक कोट है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन्स। चेंज, हाँ। आदमी बस जन्म लेता है स्वतंत्र, उसके बाद हर जगह जंजीर में बंधा हुआ है। सही बात है, अब तो करना चाहिए। बिल्कुल सही बोले आप। देखिए इसको कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज दिस, हाउ कैन वी स्टॉप दिस? We can change, we can change. There are n number of suggestion that we conclude we can change. कहते हैं कि पॉइंट नंबर 1 कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दें। नंबर 2, हम लोग प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को जाति और बंधुत्व का पाठ पढ़ाएं। ये स्कूल से क्यों नेशनलिज्म, हाँ राजा, स्कूल से क्यों, क्यों ना घर से ही शुरू करें? हाँ, घर से तो बिल्कुल, घर से, घर यही से मेरे शुरू कहने का करें। मतलब था आज हम लोग को कि सिखाया अगर जाता है, आज हम लोग अपने बच्चों को कह रहे हैं ना कि भाई औरतों का रिस्पेक्ट करो, लड़कियों का रिस्पेक्ट करो। आज जिस तरह के माहौल बन गए हैं, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। यस 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 मैम। तो रिस्पेक्ट जो है वो खत्म होती चली जाए, चाहे वो माँ बाप हो, माँ हो या बहन हो या भाभियाँ हो या बहुएं हो। तो हम लोग कहते हैं ना कि हम सबसे पहले अगर हम चाहें कि हम किसी को बदलना चाहें, दुनिया को बदलने से पहले करना क्या है ये राजा? वी हैव टू चेंज खुद को आवर। बदलें। ये तो पहले की कहावत, ये हम सिर्फ नहीं कह रहे, ये कहावत मेरे ख्याल में गांधी जी की बात मैंने कही थी ना, तो गांधी जी ने भी कहा था कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अपने में बदलाव लाओ तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी चेंज। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ आपका अच्छा होगा। तो दिस आर द थिंग्स वी मस्ट फॉलो, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं ना कि मदर टेरेसा का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि उन्होंने भी जी कहा जी था बिल्कुल। कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम एंड लव योर फैमिली। अपने घर जाओ, अपने परिवार को प्यार करो, परिवार के साथ रहो, परिवार का केयर करो, फैमिली का केयर करो, गिव लव एंड अफेक्शन टू दोस्त, ये छोटे जो भाई बहन हैं या माँ बाप हैं, हर चीज आपकी अच्छी होने लगेगी। तो अगर हम इन बेसिक चीजों को अगर हम फॉलो करें तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाए, बहुत कुछ बदल जाए। तो इसलिए वी हैव ऑल हर्ड द saying be the change you wish to change the world, see the world। तो आई थिंक चलिए आज का ये यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे, अगर मैं कल क्लास ली तो दैट विल बी इंटर कास्ट रिलेशंस। ठीक है, जब गर्मी लग रही बहुत। ओके चलो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप कर दीजिए, देंगे मैम। क्योंकि आप लोग का ये रोल नंबर बनाना, आप लोग का नाम चढ़ेगा, फिर रोल नंबर चढ़ेगा बाद में जब होगा तो क्लासेस शुरू होगी। ओके मैम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। उनसे 9-10 आने के बाद अब ये दिमाग मतलब क्या रे मुन्ना, नहीं आ रहा है। हीरो बन के नहीं है यार।